हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी। आई एम शाहिद खान एंड पीपल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले समय में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगी। चाहे वो एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। एंड ये प्रीवियस ईयर पेपर जो होंगे ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड आज का जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, ये उसका एंट्रेंस पेपर है। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट ए रहेगा एंड छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको ये सारे पेपर जो हैं डिटेल में इनके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले ये काम करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, एज आई टोल्ड यू पीपल के आज हम कश्मीर यूनिवर्सिटी का 2020 का जो एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड ये इसका पार्ट ए रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इन दिए गए पेयर्स में से कौन सा पेयर है जो सही से मैच नहीं है, यानी कि गलत तरह से मैच किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, एक तरफ से आपको ऑथर्स दिए गए हैं एंड एक तरफ से आपको उनके बुक्स के नाम हैं। तो ये बुक्स हैं एंड ये यहाँ पे इनके ऑथर्स हैं इन बुक्स के। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इनकरेक्टली मैच कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहला जो है ये करेक्टली मैच है। अर्थर बेंटले की प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ये बुक है, इनके द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स मैरेम जो हैं इनके द्वारा न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, बिल्कुल ये इनकी ही किताब है। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ग्राहम वेल्स ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये भी इनकी ही किताब है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच जो है वो डेविड ईस्टन की ये किताब जो है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो यहाँ पे बताया गया है, ये इनकरेक्ट है। डेविड ईस्टन की किताब नहीं है ये। स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो है ये किताब है थॉमस कोहन की। ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि किताब के साथ साथ उसका नाम भी पता होना चाहिए। हमारा आंसर सिर्फ इतना है कि डेविड ईस्टन की ये किताब नहीं है, लेकिन ये किताब किसकी है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो थॉमस कोहन की है। ओके, एंड इन्होंने ये 1962 में पहली बार ये पब्लिश हुई। तो आप ये याद रखेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये तो हमारा था इसका करेक्ट ऑप्शन, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करें वो ये होगी कि ये जो आपको अर्थर बेंटले, यहाँ पे देखो आप बेंटले का नाम आ गया है एंड इसके अलावा ग्राहम वेल्स का नाम है एंड इसके अलावा एक और है चार्ल्स मेरियम। तो ये तीनों जो यहाँ पे आप थिंकर्स का नाम देख पा रहे हैं ये बिहेवियरलिज्म से एसोसिएटेड है। ओके, बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल थ्योरी में एक मूवमेंट थी, आपको पता होगा। एंड हम जब एक्सप्लेन लेक्चर्स में बात करेंगे डिफरेंट अप्रोचेस की, तो हम बिहेवियरलिज्म को वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रखेंगे ये तीन थिंकर जो हैं इससे एसोसिएटेड हैं बिहेवियरलिज्म से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग emphasized the revival of philosophical tradition in political theory। ओके, तो पॉलिटिकल थ्योरी में फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को किसने रिवाइव करने में मदद की, यानी किसके एफर्ट से फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को फिर से रिवाइव किया गया पॉलिटिकल थ्योरी में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, वो है हमारे पास लियो स्ट्रॉस। तो लियो स्ट्रॉस के द्वारा उनके एफर्ट से क्या हुआ कि फिलोसफिकल ट्रेडिशन को एक बार फिर से पॉलिटिकल थ्योरी में लाने की कोशिश की गई। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आप बिहेवियरलिज्म आया, एज आई टोल्ड यू पीपल, बिहेवियरलिज्म एक मूवमेंट थी पॉलिटिकल थ्योरी में। तो बिहेवियरलिज्म जब आया तो इन्होंने क्या किया,
इन्होंने जितनी भी नॉर्मेटिव या फिलोसफिकल एंगल था पॉलिटिकल थ्योरी का उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में ये फिलोसफिकल ट्रेडिशन फिर से रिवाइव हुआ एंड उनको इसको रिवाइव करने वालों में से लियो स्ट्रॉस भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर थे। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंड लियो स्ट्रॉस के साथ और भी कुछ थिंकर्स थे जिनका मैं आपको नाम बता दूं, हमारे पास उनमें से हैं जॉन रॉल्स एंड हमारे पास और भी हैं जैसे हैना एरेंड हैं, एंड इसके अलावा हमारे पास और भी एक थिंकर हैं सीबी मैकफर्सन उनका नाम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे जिन्होंने फिलोसफिकल ट्रेडिशन को एक बार फिर से पॉलिटिकल थ्योरी में रिवाइव करने की कोशिश की। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ईयर डैश। तो ये एक किताब का नाम है। फिर से देखें, दूसरी बार किताब का नाम आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये किसकी किताब है? सबसे पहले हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। तो ये किताब लिखी गई है हैरोल्ड लॉसवेल के द्वारा। हैरोल्ड लॉसवेल, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये किताब सबसे पहले पब्लिश हुई 1936 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। देखें, डेट के साथ साथ आपको राइटर भी पता होना चाहिए, तो मैं आपको ये राइटर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्रक्स बता दूं हैरोल्ड लॉसवेल के बारे में, जिन्होंने इस किताब में ये किताब लिखी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि जो सोसाइटी में जो पावर है वो इलीट्स के हाथ में है। सोसाइटी में जो इलीट्स लोग हैं, प्राइमरी पावर जो है उनके ही कंट्रोल में होता है। तो ये इनका एक आइडिया था। ओके, सो दिस बुक वाज रिटन बाय हैरोल्ड जे लॉसवेल 1931, पहली बार पब्लिश होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है पॉलिटिक्स इज नॉट एन आर्ट, पॉलिटिक्स इज नॉट ए साइंस बट एन आर्ट। ओके, पॉलिटिक्स इज नॉट ए साइंस बट एन आर्ट, ये किसने कहा है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है। बिस्मार्क जो है, इनके द्वारा कहा गया, ये स्टेटमेंट है इनका कि पॉलिटिक्स कोई साइंस नहीं है, पॉलिटिक्स एक आर्ट है। ओके, एक आर्ट है। एंड ये किस तरह का आर्ट है कि पावर किस तरह से एक्सरसाइज होता है, पावर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक आर्ट है पॉलिटिक्स में, एंड ये कोई साइंस नहीं है। ओके, सो दिस वाज द स्टेटमेंट मेड बाय बिस्मार्क। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है हु विव्ड सिविल सोसाइटी एज अ स्फेयर ऑफ यूनिवर्सल ईगोइज्म। ओके, यूनिवर्सल ईगोइज्म सिविल सोसाइटी को कौन बताते हैं, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है हीगल। ओके, हीगल एक जर्मन फिलोसोफर थे। ओके, एक जर्मन फिलोसोफर थे हीगल। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इन्होंने दो टर्म्स दी हैं एक्चुअली। एक हमारे पास यूनिवर्सल ईगोइज्म है एंड दूसरा हमारे पास यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म है। ये आप याद रखेंगे। तो यूनिवर्सल ईगोइज्म की जब ये बात करते हैं तो ये सिविल सोसाइटी का कहते हैं कि सिविल सोसाइटी में जो लोग हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने में लगे हुए हैं, यानी वो सोसाइटी एज ए होल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। सो इसको इन्होंने टर्म दी यूनिवर्सल ईगोइज्म। लेकिन दूसरी तरफ जब वो स्टेट की बात करते हैं, हीगल जब स्टेट की बात करते हैं तो वो स्टेट को कहते हैं कि स्टेट इज अ स्फेयर ऑफ यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। तो क्यों? क्योंकि स्टेट में क्या होता है, स्टेट में सबके कॉमन इंटरेस्ट के बारे में काम होते हैं।
स्टेट जो है सबके कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, सबके पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, ना कि किसी एक पर्सनल कम्युनिटी या फिर किसी पर्सनल इंडिविजुअल के बारे में सोचता है। ओके, तो इस तरह से ये दो टर्म्स जो हैं हीगल ने दी हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हीगल ने कहा स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, गॉड ऑन अर्थ। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, कोट है हेगल का, आप याद रखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन भी ये था हमारे पास। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट मैच। तो देखें अब यहां पे क्या है, एक तरह से आपके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं एंड एक तरह से आपके जो है फिलोसफर्स दिए गए हैं। एक तरफ से पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, एक तरफ से हमारे पास कॉन्सेप्ट से, हमें करना है मैच एंड बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में। तो साइमन दी ब्यूवेर जो हैं, इनके द्वारा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का कॉन्सेप्ट जो है ये दिया गया है एंटोनियो ग्रामशी के द्वारा। एंटोनियो ग्रामशी, ओके, एंटोनियो ग्रामशी के द्वारा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कौन होता है? ये एक कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल्स की जो विद इन सोसाइटी इवॉल्व होते हैं, विद इन सोसाइटी इवॉल्व होते हैं एंड उसी सोसाइटी में रह के ये उस सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ओके, बाकी जो हैं, बाकी करेक्ट मैचेस हैं। रिचर्ड डॉकिन जो हैं, इन्होंने रिसोर्स इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अलावा जॉन रॉल्स जो हैं, इन्होंने चेन कनेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है। रॉबर्ट नोजिक जो हैं, जस्टिस इन ट्रांसफ़र, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम इनको पढ़ेंगे क्योंकि हम क्रैश कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल के शुरू कर रहे हैं। ओके, काम चल रहा है इस पर, तो उसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उतना। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, मिल्टन फ्रीडमैन इज एसोसिएटेड विद। तो मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं ये किस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है? सॉरी, यहाँ पे एक आइडियोलॉजी है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है, एक व्यू है जस्टिस का, जिससे मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो एसोसिएटेड है। तो हमें बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है जिससे मिल्टन फ्रीडमैन जो है एसोसिएटेड है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है लिबर्टेरियन व्यू ऑफ जस्टिस। तो लिबर्टेरियन व्यू ऑफ जस्टिस जो है इससे एसोसिएटेड है मिल्टन फ्रीडमैन। एंड मैं आपको बता दूं, लिबर्टेरियंस को नियो क्लासिकल लिबरल्स भी कहा जाता है। नियो क्लासिकल लिबरल्स, एंड इनका सबसे बड़ा सेंट्रल आइडिया ये है कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक अफेयर में। इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं उनमें स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो लोगों को छोड़ देना चाहिए एंड दे नो बेस्ट कि किस तरह से इकोनॉमी को बिल्ड किया जा सकता है। ओके, तो स्टेट का कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक अफेयर्स में। और यहाँ पे एक और टर्म आती है जिसको लेजर्स फेयर के नाम से जाना जाता है, आपने सुना भी होगा लेजर्स फेयर। तो ये एक टर्म है जिसके मीनिंग है लीव मी अलोन, लीव अलोन। तो मतलब कि भाई इकोनॉमिक अफेयर्स में लोगों को अकेला छोड़ दो, स्टेट को जरूरत नहीं है इंटरफेयर करने की। सो दिस इज लिबर्टेरियन व्यू। ओके, एंड मिल्टन फ्रीडमैन भी जो हैं ये लिबर्टेरियन हैं। इसके साथ साथ एक और लिबर्टेरियन हमारे पास है, इनका नाम है रॉबर्ट नोजिक, रॉबर्ट नोजिक। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पे मैं आपको एक और बता दूं कि मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ये है कि ये स्टेट में बिलीव ही नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि स्टेट को एबॉलिश कर देना चाहिए, स्टेट को एबॉलिश कर देना चाहिए, स्टेट को हटा देना चाहिए, स्टेट हमें चाहिए ही नहीं। ओके, हमें एक स्टेट लेस सोसाइटी चाहिए। ओके, स्टेट लेस सोसाइटी। तो ये मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? लिबर्टेरियन
व्यू ऑफ जस्टिस, क्योंकि मिल्टन फ्रीडमैन इसी से एसोसिएटेड थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। स्फेयर ऑफ जस्टिस बिल्ड्स अ केस फॉर डैश। तो अब स्फेयर्स ऑफ जस्टिस सबसे पहले एक किताब है, इट्स ए बुक, एंड ये किस तरह का स्टैंड लेती है, किस तरह का स्टैंड या फिर किस तरह का आइडिया जो है स्फेयर ऑफ जस्टिस किताब में दिया गया है, एंड किसके द्वारा दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्फेयर ऑफ जस्टिस जो है ये किताब लिखी गई किसके द्वारा? सॉरी, देयर इज टेक्निकल ग्लिच आई थिंक। ओके, सो स्फेयर्स ऑफ जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, तो स्फेयर ऑफ जस्टिस सबसे पहले ये किताब लिखी गई माइकल वेल्जर के द्वारा, माइकल वेल्जर। एंड मैं आपको बता दूं ये जो थे ये एक कम्युनिटेरियन थे। ओके, कम्युनिटेरियन थे ये। कम्युनिटेरियन एक आइडियोलॉजी है, कम्युनिटेरियनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म एक आइडियोलॉजी है। एंड इनका सेंट्रल आइडिया क्या है कि सोसाइटी इज सुप्रीम। ये कम्युनिटेरियंस जो हैं ये सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से ज़्यादा ये सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड ये इनका मानना है कि इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो सोसाइटी की ही वजह से है, एंड सोसाइटी की बेटरमेंट से ही इंडिविजुअल की बेटरमेंट हो सकती है। यानी सोसाइटी एज ए होल जब डेवलप होगी तभी इंडिविजुअल जाके डेवलप हो सकता है। सो हमें इंडिविजुअल्स पे ध्यान देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सोसाइटी एज ए होल पे ध्यान दें, सोसाइटी एज ए होल को डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी सोसाइटी की वजह से ही है। ओके, सो दिस इज कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस। एंड यही कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस को किसमें माइकल वेल्जर ने लिखा है? अपनी बुक स्फेयर्स ऑफ जस्टिस में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंड एक और कम्युनिटेरियन है हमारे पास जिनका नाम है माइकल सैंडल। ओके, माइकल सैंडल, माइकल सैंडल, तो ये भी एक कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। आई होप आपको कम्युनिटेरियन का सेंट्रल आइडिया समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनार्किस्ट व्यू ऑफ जस्टिस का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, तो ये यहाँ पे ये भी स्टेट में नहीं करते हैं, ये स्टेट में ये बिलीव नहीं करते हैं। ओके, दे ऑल्सो एडवोकेट ए स्टेट लेस सोसाइटी, एक स्टेट लेस सोसाइटी को ये एडवोकेट करते हैं। ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। लेकिन चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हु कॉल्ड नेचुरल राइट्स नॉनसेंस अपॉन स्लिट्स। तो नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस अपॉन स्लिट्स किसने कहा है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जेरेमी बेंथम है। ओके, जेरेमी बेंथम ने कहा कि नेचुरल राइट्स भाई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ये टर्म इन्होंने नेचुरल राइट्स को दी, दीज आर नॉनसेंस अपॉन स्लिट्स एंड स्टिल्स, सॉरी। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं जेरेमी बेंथम जो थे ये बिलोंग करते हैं यूटिलिटेरियन स्कूल से। ओके, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है उससे बिलोंग करते हैं जेरेमी बेंथम। एंड यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के बारे में, कि इनका मानना है कि कोई एक्शन जो है वो मॉरल है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी सेटिस्फेक्शन देता है इंडिविजुअल्स को, एंड उसकी क्या यूटिलिटी है। ओके, ये कोई एक्शन कितनी सेटिस्फेक्शन देता है, किसी एक्शन की कितनी यूटिलिटी है, उससे हम डिफाइन करेंगे वो एक्शन मॉरल है या नहीं। अगर वो ज़्यादा यूटिलिटी देता है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तो वो ज़्यादा मॉरल है। अगर वो कम सेटिस्फेक्शन देता है तो वो कम मॉरल है। तो यहाँ पे यही यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का सेंट्रल आइडिया है, एंड जेरेमी बेंथम इसके बहुत बड़े एडवोकेट हैं। ओके, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, एज आई टोल्ड यू पीपल, जेरेमी बेंथम।
इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है, ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। जेरेमी बेंथम के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई, ये भी आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं, जहाँ पे मुझे लगेगा कि बताना चाहिए। तो जॉन लॉक जो है इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। ओके, एंड इन्होंने ही नेचुरल राइट्स की थ्योरी दी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने कहा कि देयर वेर 3 नेचुरल राइट्स इन स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में 3 तरह के नेचुरल राइट्स थे, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ओके, तो ये 3 नेचुरल राइट्स की बात करते हैं जॉन लॉक, फादर ऑफ लिबरलिज्म जिनका कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या था इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, जेरेमी बेंथम। ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव चेक टू अरेस्ट टेम्पटेशन अमंग गार्डियंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास आ गया कि भाई एक नेगेटिव चेक जो है गार्डियंस पे वो कौन सा है। अब ये गार्डियन कौन है, नेगेटिव चेक क्या है, प्लेटो क्या है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लेटो एक ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। एंड यहाँ पे इनके द्वारा मैं आपको बता दूं कि आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया, आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया। एंड आइडियल स्टेट में इन्होंने कॉन्सेप्ट जब दिया तो इन्होंने लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी वो थी जिनको इन्होंने कहा कि फिलोसफर्स, दूसरी कैटेगरी जो थी उनको इन्होंने कहा सोल्जर्स, एंड तीसरी कैटेगरी जो थी वो फार्मर्स की थी। ओके, एंड इन्होंने कहा कि भाई फिलोसफर जो हैं इनको किंग बन जाना चाहिए, इनको रूलर्स बन जाना चाहिए। सोल्जर्स जो थे इनका आपको पता ही है कि सोल्जर्स का क्या काम होता है, कंट्री को डिफेंड करना। एंड फार्मर्स जो हैं ये प्रोड्यूस करेंगे। ओके, एंड यहां पे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया, प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने ये जो फिलोसफर्स एंड सोल्जर्स हैं इनको एक क्लास में डाल दिया और उस क्लास को नाम दे दिया गार्डियन क्लास, गार्डियन क्लास। एंड एक क्लास हमारे पास होगी फॉर्मर्स क्लास। ओके, अब यहां पे ये कहते हैं कि भाई गार्डियन क्लास को क्या होगा, ना गार्डियन क्लास की कोई प्रॉपर्टी होगी, ना गार्डियन क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रख नहीं सकते। एंड दूसरा ये था कि गार्डियन क्लास जो है ना इनकी कोई फैमिली भी नहीं होगी। ओके, तो यहां पे क्या है कि गार्डियन क्लास, अगर ये इसलिए इन्होंने कहा कि ये करप्ट हो जाएंगे, अगर ये सारी चीजें होंगी तो गार्डियन क्लास करप्ट हो जाएगी, अगर गार्डियन क्लास करप्ट होगी तो स्टेट ही करप्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए गार्डियन क्लास को। अब यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव चेक क्या है गार्डियन क्लास पे, तो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ना तो प्रॉपर्टी रख सकती है गार्डियन क्लास, ना उनकी कोई फैमिली हो सकती है। ओके, क्योंकि प्रॉपर्टी और फैमिली एक ऐसी चीजें हैं जिनके लिए इंसान सेल्फिश हो जाता है। ओके, आप देख लो, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास फैमिली नहीं है, तो आप आपके पास कुछ नहीं है। ओके, सो ये इसीलिए प्लेटो ने कहा ताकि सेल्फलेसनेस आ जाए गार्डियन क्लास में, इसीलिए स्टेट जो है वो इंटैक्ट रहेगा, स्टेट जो है स्टेबल रहेगा एंड स्टेट डेवलप करेगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्लेटो की एक इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है रिपब्लिक, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। ओहो, फिर से क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। तो ए डायलॉग कंसर्निंग जस्टिस, तो ये किसका सब टाइटल है, तो ये प्लेटो की रिपब्लिक जो बुक है उसका सब टाइटल है। प्लेटो ने रिपब्लिक बुक जो लिखी उसका सब टाइटल है ए डायलॉग कंसर्निंग जस्टिस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स किताब जो है ये एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई है। ओके, एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब जो है ये रोसो के द्वारा लिखी गई है।
एंड लेविथियन जो है ये लिखी गई है हॉब्स के द्वारा। तो देखिए मैं आपको 4 चीज़ें बता रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन है भाई? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा एरिस्टोटल के बारे में एक और बात, इन्होंने एक बुक जो लिखी उसका नाम था पॉलिटिक्स। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, स्कूल वाज फाउंडेड बाय एरिस्टोटल कॉल्ड लीसियम। तो लीसियम नाम से इन्होंने एक एकेडमी खोली, एक स्कूल खोला, तो ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। एंड एरिस्टोटल डिस्पैरेज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एरिस्टोटल ने कहा कि भाई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये करप्ट है, तो बिल्कुल इन्होंने ये कहा है, ये नहीं मानते थे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड तीसरा हमारे पास है, एरिस्टोटल मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल स्लेव्स एंड लीगल स्लेव्स। तो नेचुरल स्लेव्स एंड लीगल स्लेव्स में एरिस्टोटल ने एक डिवीजन किया। तो लीगल स्लेव्स कौन से हैं? जो बाय लॉज स्लेव हैं। एंड नेचुरल स्लेव्स कौन है? लाइक कोई स्लेव था, उसका बेटा भी है, तो वो भी स्लेव हो गया। ओके, तो दैट इज नेचुरल स्लेव। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि एरिस्टोटल व्यूज अबाउट स्लेवरी आर वाइडली रिफ्लेक्टेड इन द कंटेम्परेरी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में स्लेवरी देखने को नहीं मिलती है। एंड यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एरिस्टोटल की जो स्लेवरी थी वो आज डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज इनकरेक्ट, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में स्लेवरी देखने को नहीं मिलती। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट ऑथर्ड बाय निकोलो मैकियावेली। तो निकोलो मैकियावेली भी एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, ये इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ओके, ये इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, आप ये भी याद रखें। प्लेस ऑफ बर्थ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इनकी कौन सी किताब जो यहाँ पे किताबों में से दी गई है वो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, डिस्कोर्स ऑन लेवाई ये इनकी किताब है, द प्रिंस इनकी किताब है, एंड द आर्ट ऑफ वार भी इनकी किताब है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन जो है, इनकी किताब यहाँ पे ये इमाइल है, ये नहीं है, ये किताब इनकी नहीं है। ये किताब जो है ये जे रोसो ने लिखी है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स इन रिस्पॉन्स टू द आर्गुमेंट्स ऑफ। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स के द्वारा किताब लिखी गई पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, एंड ये किताब जो है किस आर्गुमेंट के रिस्पॉन्स में लिखी गई। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर पी जो आप देख पा रहे हैं, सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे हैं, पीजे प्रोडोन। तो ये एक एनार्किस्ट है। सबसे पहले आप ये समझें कि एनार्किस्ट, मैंने आपको बताया कि ये स्टेट के अगेंस्ट हैं, ये स्टेट में बिलीव नहीं करते। ओके, एंड यहाँ पे इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। तो इसी के रिएक्शन में, इसी के रिस्पॉन्स में एक दूसरी किताब लिखी कार्ल मार्क्स के द्वारा जिसका नाम था पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो थोड़ा उल्टा है, देखें, पीजे प्रोडन के द्वारा फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी एंड कार्ल मार्क्स के द्वारा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं, विलियम गॉडविन जो है ये भी एक एनार्किस्ट है। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से बताओ मार्क्सिस्ट कौन है, एनार्किस्ट कौन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर हीगल की हम बात करें तो हीगल जो है यहाँ पे, हीगल एक आइडियलिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल का यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इनकरेक्ट ऑप्शन की अगर बात हम करें तो ऑप्शन नंबर बी है, जे.एस. मिल टर्म बेंथम एज द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। तो जे.एस. मिल ने बेंथम को कहा है प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये जे.एस. मिल ने बेंथम को नहीं कहा था। ये स्टेटमेंट जो है ये अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा दिया गया है। अर्नेस्ट बार्कर भी एक पॉलिटिकल थेरिस्ट हैं।
इनके द्वारा ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया गया है? जे.एस. मिल के लिए। तो अर्नेस्ट बार्कर ने जे.एस. मिल को कहा था प्रॉफिट ऑफ एम्पटी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन डाला एग्जामिनर ने ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो एंड आप इसको टिक कर दें। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट ऑप्शन था। ओके, इनकरेक्ट ऑप्शन था एंड बाकी जो सारे हैं ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, जे.एस. मिल फाउंड फ्लॉज इन बेंथम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ओके, तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है कि जब हम किसी चीज़ की यूटिलिटी क्वांटिटीज में क्वांटिफाई करते हैं, किसी यूटिलिटी को हम क्वांटिफाई यानी हम उसको मेजरमेंट करते हैं। ओके, जैसे हम उसको 1 2 इस तरह से नंबर्स दे देते हैं, क्वांटिटीज दे देते हैं, तो ये कार्डिनल मेजरमेंट है यूटिलिटी की। लेकिन जे.एस. मिल ने कहा कि ये भाई गलत है, ऑर्डिनल मेजरमेंट होनी चाहिए। ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या है? तो ऑर्डिनल मेजरमेंट है यानी कि हम रैंक दे सकते हैं चीज़ों को, हाई लो, मिनिमम मैक्सिमम। तो इस तरह से हम रैंक दे सकते हैं, हम एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जे.एस. मिल ने ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट दिया एंड बेंथम ने कार्डिनल कॉन्सेप्ट दिया था। दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड दूसरा स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो ये है, जे.एस. मिल मेड द हार्म प्रिंसिपल टू जस्टिफाई द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन इंडिविजुअल लिबर्टी। तो जे.एस. मिल ने कहा कि हार्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है इंडिविजुअल लिबर्टी में। तो हार्म प्रिंसिपल क्या है कि जे.एस. मिल ने कहा देयर आर 2 एक्शंस। एक हमारे पास सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस लिख नहीं पा रहा हूं मैं सारा, यहाँ पे टाइम उतना होता नहीं है। दूसरा हमारे पास अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस का मिल का मानना था, जे.एस. मिल की बात कर रहा हूं कि भाई एक इंडिविजुअल तब तक फ्री है जब तक उसके एक्शन सिर्फ उसको अफेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। बट अगर किसी इंडिविजुअल का एक्शन अदर रिगार्डिंग एक्शन बनता है, यानी कि किसी और को अफेक्ट कर रहा है, तो वहां पे स्टेट आके इंटरफेयर करेगा उस इंडिविजुअल की लिबर्टी में। सो दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज हार्म प्रिंसिपल ऑफ जे.एस. मिल। एंड एक और हमारे पास है, अनलाइक बेंथम, मिल मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड हायर प्लेजर्स। मिल ने कहा कि प्लेजर्स जो हैं ये लोअर भी हो सकते हैं, हायर भी हो सकते हैं। तो एज अ टोल्ड यू पीपल, ऑर्डिनल मेजरमेंट जो है रैंक के हिसाब से, तो हम प्लेजर्स को रैंक दे सकते हैं। ओके, ये हाईएस्ट प्लेजर है, ये लोवेस्ट प्लेजर है। तो इस तरह से ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट थे। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो मैं आपको बता चुका हूँ, दिस वन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 16. In which of the following is false about John Locke? तो यहाँ पे असल में ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। स्टेटमेंट जो है जॉन लॉक के रिगार्डिंग कौन सा जो है वो गलत है। ओके, जॉन लॉक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल राइट्स आर प्रोडक्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो नेचुरल राइट्स जो हैं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रोडक्ट नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेट ऑफ नेचर में थे। ओके, तो स्टेट ऑफ नेचर में ऑलरेडी थे नेचुरल राइट्स, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद नहीं आए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट असल में क्या है, ये एक थ्योरी है जो ये मानती है कि भाई जो स्टेट है ये एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया है, लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड उसके प्रोडक्ट जो था वो स्टेट था। ओके, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सेंट्रल आइडिया है एंड इसी के बहुत सारे प्रोपोनेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जिनमें हमारे पास जॉन लॉक भी आते हैं। ओके, एंड इनका ही मानना था कि नेचुरल राइट्स जो हैं ये स्टेट ऑफ नेचर में ऑलरेडी थे एंड ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नहीं आए हैं। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट अराइजेज आउट ऑफ द कंसेंट ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट तभी बन सकती है जब लोग मंजूरी देंगे, जब उनकी कंसेंट होगी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा हमारे पास है कि पीपल रिटेन द राइट ऑफ रेबेलियन। जब गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेगी तो लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रेबेलियन कर सकते हैं। एंड तीसरा जो हमारे पास रीजन डिटेर, इसका मतलब है कि जस्टिफिकेशन या फिर मेजर रीजन। रीजन डिटेल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स। तो गवर्नमेंट का बनने का मतलब मकसद ही यही है कि नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, सो दिस वाज द इनकरेक्ट ऑप्शन, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैकियावेली। तो मैकियावेली, एज आई टोल्ड यू पीपल, इटालियन फिलोसोफर थे, इनके रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये ऑल ऑफ द वो ये सारे जो हैं ट्रू हैं। इन्होंने एक रियलिस्टिक अकाउंट दिया पॉलिटिक्स का,
इन्होंने कहा कि मैन जो है ये सेल्फिश है, डिसीवर्स हैं, फिकल है। ओके, इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है ये 4 इमोशंस से क्या होता है, डिक्टेट होता है। जैसे लव है हमारे पास, हेटर्ड है, फियर है, कॉन्टेम्प्ट है। तो ये सारे चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जे रोसो के बारे में हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करने हैं। तो सबसे पहले, जनरल विल इज नॉट द सेम एज विल ऑफ ऑल, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, जनरल विल इज फुली रिप्रेजेंटेड in a representative democracy. In obeying general will, people obey themselves. Those who refuse to obey laws must be forced to be free. तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल विल के बारे में जो हम बात करते हैं, जे रोसो का ये आइडिया है जनरल विल का, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स में जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, जनरल विल इज फुली रिप्रेजेंटेड इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो बिल्कुल नहीं है। जनरल विल कैसे रिप्रेजेंट होगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? जब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। ओके, तो फिर वो हमारे बिहाफ में सारे काम करता है। तो इंडिया की बात कर लें, 545 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है लोकसभा में, एंड वो 100 बिलियन लोगों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बिहाफ में डिसीजंस ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि हर एक का जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ 545 लोग पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कैसे हर एक की विल को रिप्रेजेंट कर सकती है? तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही था। ओके, एंड जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल जो है ये एक जैसी नहीं है, बिल्कुल ये सही है। जनरल विल एक अलग चीज़ है एंड विल ऑफ ऑल जो है ये अलग चीज़ है। जनरल विल में सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। ओके, एंड विल ऑफ ऑल में सेल्फलेसनेस नहीं भी हो सकती है। ओके, कुछ लोगों ने एक डिसीजन ले लिया, सब ने एक डिसीजन ले लिया, वो विल ऑफ ऑल होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो डिसीजन सही हो, वो डिसीजन गलत भी हो सकता है ना। लेकिन जनरल विल जो है इसमें वही डिसीजन लिया जाएगा जो सेल्फलेसनेस वाला डिसीजन होगा, जो सारी कम्युनिटी के लिए सोचा हुआ डिसीजन होगा। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमें इनकरेक्ट बताना था, तो वो ऑप्शन नंबर बी है। बाकी सारे करेक्ट हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जो हैं ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट हैं। ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट हैं ये भी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनके रिगार्डिंग हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन्होंने एब्सोल्यूटिज्म को प्रेफर किया एनार्की से। एनार्की क्या होती है? जहाँ पे स्टेट ही नहीं हो। ओके, लेकिन एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? जहाँ पे स्टेट हो लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट हो। ओके, बहुत स्ट्रिक्ट हो। तो इन्होंने कहा भाई एक स्ट्रिक्ट स्टेट, एक जालिम स्टेट बेहतर है स्टेट ना होने से। ओके, तो ये करेक्ट है इनके बारे में, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास। दूसरा, ही विव्ड फ्रीडम एंड साइलेंस ऑफ लॉज। तो फ्रीडम क्या है? जब लॉज ही नहीं होंगे, यानी इनके कहने का यहाँ पे मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल की फ्रीडम में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तब जाके वो फ्री हो सकता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, हिंड्रेंसेस हैं, तो फिर फ्रीडम नहीं होगी। ओके, तो ये दोनों करेक्टर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। तो एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, एज आई टोल्ड यू पीपल। इन्होंने एक बुक पॉलिटिक्स लिखी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इनके बारे में जो इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स है, इन्होंने गवर्नमेंट्स को क्लासीफाई किया, 500 प्लस गवर्नमेंट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया। ओके, स्टडी किया, एंड ये एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। एंड इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट या तो प्योर हो सकती है या तो इम्प्योर हो सकती है, यानी कि करप्ट हो सकती है। तो प्योर में इन्होंने कहा कि 3 है हमारे पास, मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, एंड हमारे पास पॉलिटी है। ओके, एंड यहाँ पे इम्प्योर में इन्होंने कहा कि हमारे पास मोनार्की अगर करप्ट होगी तो टायरानी कहलाएगी, इम्प्योर में टायरानी है। एरिस्टोक्रेसी करप्ट हो गई तो क्या कहलाएगी? हमारे पास ओलिगार्की।
ओके। एंड पॉलिटी जो है अगर करप्ट होगी तो डेमोक्रेसी हो जाती है। ओके, डेमोक्रेसी को इन्होंने इसलिए करप्ट कहा है। ये पॉलिटी को प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते थे। देखें अब यहाँ पे क्या है, ओलिगार्की इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, ओलिगार्की जो है परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, परवर्टेड यानी कि करप्ट। ओके, करप्ट, तो ये आप समझेंगे यहाँ पे, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। और एरिस्टोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय फ्यू टू सर्व कॉमन इंटरेस्ट। ओके, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है हमारे पास, यही इनकरेक्ट है, हमें फॉल्स बताना तो यही फॉल्स है, क्योंकि ओलिगार्की जो है इट इज़ नॉट बाय मैनी, इट इज़ नॉट ए गवर्नमेंट बाय मैनी, इट इज़ ए गवर्नमेंट बाय फ्यू। कुछ लोगों की ही गवर्नमेंट होती है ओलिगार्की। तो ये एरिस्टोक्रेसी का करप्ट फॉर्म है। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, प्योर फॉर्म, प्योर गवर्नमेंट बाय फ्यू। एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब है, गवर्नमेंट बाय फ्यू। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एरिस्टोक्रेसी ये है गवर्नमेंट बाय फ्यू, एंड अगर ये करप्ट हो जाए ये फ्यू तो उसको हम ओलिगार्की कहेंगे। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है, ओलिगार्की इज द करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय मैनी, तो मैनी नहीं है, बाय फ्यू है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ओके, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें गलत ही बताना था तो ये फॉल्स कौन सा है, बाकी जो सारे हैं वो सही हैं। और एरिस्टोक्रेसी जो है मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ द गवर्नमेंट बाय फ्यू टू सर्व द कॉमन पर्पज, सबके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाई जाती है, तो बिल्कुल सही है ये। एंड मोनार्की इज प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय वन, बिल्कुल मोनार्की प्योर फॉर्म गवर्नमेंट है, इसमें एक ही किंग होता है, तो बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी इज करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय मैनी। ओके, तो डेमोक्रेसी इज करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो बहुत सारे लोग इसमें होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास था ये। एंड दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट ए ऑफ योर पेपर डिस्कशन। ओके, पार्ट ए, पेपर का जो पार्ट ए था आपका वो आज हमने कंप्लीट किया है। एंड मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सिर्फ ऑप्शन नहीं बताया है, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। इनफैक्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहीं पे बता दिए। इसी तरह से हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ताकि एंट्रेंस आने तक आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व हो जाएं। दिस इज़ माई मोटिव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड पढ़ते नहीं, मैं आपको बता दूं कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो पेपर है इसके 60 क्वेश्चन हैं, सॉरी कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो पेपर है इसके 60 क्वेश्चंस का पेपर आता है, एंड 20 हम डिस्कस कर चुके हैं। मींस पार्ट बी भी आएगा, पार्ट सी भी आएगा, तो उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपने अगर पेन लेके पेपर लेके इस वीडियो को देखा होगा तो एट द एंड ऑफ दिस एंटायर पेपर, इस क्वेश्चन पेपर के 60 क्वेश्चन जब पूरे हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई पता चल जाएंगी, जो आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने पर पता चलती, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।